Hey everyone, my name is Zorez Iqbal and you are watching Kafil's Corner. So guys, in this video I'm going to discuss with you some tips regarding the translation question that often comes in the CSS Pressy exams. So without further delay स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ आपने नहीं करनी ट्रांसलेशन के अंदर यू आर नेवर सपोज टू डू वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। पहली बात तो ये जहन में रखनी है, कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी। उसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिस पे आप स्ट्रगल करेंगे, और उसमें चूँकि उधर टाइम बहुत आपके पास एक रिस्ट्रेंट किस्म का होता है, एक ख़ास अलाउड टाइम होता है, तो जितना टाइम इस पे लगाते जाएंगे आप पे जो है ना वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो आप टाइम अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो नहीं करना, करने वाली बातें बाद में करेंगे, जो बात नहीं करनी कि नेवर ट्राई टू डू लिटरल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। नाउ दैट्स क्लियर। जो चीज़ नहीं करनी, आप उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जो चीज़ें आपने करनी हैं। तो जो चीज़ आपने करनी है वो है इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं बामुहावरा तर्जुमा करना है आपने। इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आप एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन में ये होता है कि आप किसी भी हर एक वर्ड की इन चीज़ों को भी लेके अब जो है ना बॉदर नहीं करते, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। जो सेंटेंस का एसेंस होता है, जो डिस्क्रिप्शन का एसेंस होता है, उसको आप क्लियरली कन्वे करना चाहते हैं। ठीक हो गया, इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन से ये मुराद है। उसमें आप एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक द आइज, टू फिल इन द बूट्स, टू बी ग्लैड टू लुक एट द बैक ऑफ, थिंग्स लाइक दैट, कि किसी बंदे की जाने की आप खुशी हो रही है। तो इन चीज़ों को आप एक्सप्रेशंस को जो है ना यूज़ कर सकते हैं, इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपके पास किसी वर्ड का एग्जैक्ट नहीं है पता कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, जैसे कि उर्दू में एक मुहावरा है कि शीशे में उतारना, अगर जिस बंदे ने नहीं पढ़ा उसको तो नहीं होना। इसमें यह होता है किसी को धोखा देना, किसी को जो है ना डिलूट कर लेना, डिसीव कर लेना। तो जब आपको पता होगा उसका मुहावरे का, उसके एसेंस का पता होगा, तो आप उसको बहुत ईजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। इसी तरह उर्दू में एक और वर्ड है कि कला कमा करना। अब कला कमा करने का बहुत कम बंदों को पता होगा कि ख़ात्मा करना, डेसिमेशन, डिमाइस कहते हैं किसी भी चीज़ को, एंड ऑफ समथिंग, पुट अ हॉल्ट ऑन इट। तो जब आप इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत ईजी हो जाएगी कि आप लिटरली बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं कर सको। वैसे भी 99% ऑफ द टाइम वो पॉसिबल ही नहीं होता कि किसी बंदे को एग्जैक्ट पता हो। इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशन, अब दूसरा टिप जो मैं दूंगा कि टू गेट आई वुड से बेटर मार्क्स इन द ट्रांसलेशन एग्ज़ाम, वो ये है कि आप फिगर ऑफ स्पीच पे अपनी कमांड को बेहतर करें। अब फिगर ऑफ स्पीच को अगर आप उर्दू में गए तो याद रखें कि मैसेज ही कन्वे करना है, किसी दूसरे अंदाज में कुछ वर्ड्स के कम्बिनेशंस को यूज़ करके आप उसको आइडेंटिफाई या उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब शीशे में उतारना, ये उर्दू में एक मुहावरा है, इसे इंग्लिश में प्रोवर्ब कहेंगे। अगर आपके पास प्रोवर्ब्स की कमांड है, आपको प्रोवर्ब्स में इंटरेस्ट है, आपको इसकी कोई सिनोनिम जिसकी सेम मीनिंग्स में इसमें ओवरलैपिंग या कन्वर्जेंट कोई प्रोवर्ब मिलती है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। तो फिगर ऑफ स्पीच में एक चीज़ आपके पास मेटाफोर आ जाती है, मेटाफोर में आपके पास पर्सोनिफिकेशन आ जाती है, उसमें उसके अलावा आपके पास आ जाती हैं क्या कहते हैं इडियम्स आ जाती हैं आपकी। तो फिगर ऑफ स्पीच पे आपकी जितनी कमांड बेहतर होगी तो ट्रांसलेशन में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो आप तीसरी चौथी चीज़ जो है वो कर सकते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें आपके पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, उन कम्बिनेशंस को आप याद कर सकते हैं। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये कुछ कंजंक्शन होते हैं जो कोई भी चीज़ जैसे विच है, बिकॉज है, ये अब सिंपल कंजंक्शन है जो किसी भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन को या कमेंट वाली क्लॉज को रिलेट करते हैं मेन क्लॉज के साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। लेकिन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं ये पेयर्स में होती हैं, इनका आपस में एक कनेक्शन होता है। जैसे आपके पास है नो सूनर देन, नो सूनर जो है ना, इट इज़ ऑलवेज क्वालिफाइड बाय देन। इसमें नो सूनर के साथ आपकी क्लॉज होगी, फिर जो देन के साथ क्लॉज होगी वो दोनों आपस में इंटरलिंक होगी। तो इस तरह की कुछ पेयर्स हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा हैंडी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके पास। उसमें आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो की भी है। उसमें आपके पास द मोर का कम्बिनेशन है कि द मोर आई एम गोइंग इन टू डिटेल्स अबाउट, द मोर यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट।
तो ये जो कंडीशन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये आपके पास इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन में आपके पास बहुत हेल्पफुल होंगी। बट इसमें भी इधर मैं एक वार्निंग ये दूंगा कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, इस पर आपको कमांड नहीं है, तो आप कभी भी ये नहीं होगा कि उधर ही जाके आप मैजिकली जो है ना वो इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें, कोई ना कोई इशू बन जाएगा। अगर आप नॉट ओनली की एग्जांपल ले लें, नॉट ओनली में हमेशा इन्वर्जन यूज़ होती है। अब इन्वर्जन एक टेक्निक है इंग्लिश राइटिंग में जिसमें आपके पास इन्वर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर जो है ना उसका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंग्लिश में हमेशा ये प्लेसमेंट ये होती है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इन्वर्जन में जब आप नॉट ओनली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो आपके सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर की समझ आपको जब आप दोबारा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपके जहन में ये चीज़ बैठेगी कि इसमें हमेशा इन्वर्जन आती है। अब हार्डली है, उसके बाद देन आ जाता है, हार्डली वी लेफ्ट द हाउस देन इट स्टार्टेड टू रेन। ये जो कम्बिनेशन हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ट्रांसलेशन के अंदर। एक और चीज़ जो अब चौथी चीज़ है मेरे ख्याल में, चौथी चीज़ आपके पास जो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको ट्रांसलेशन में, वो ये है कि आप मेन क्लास को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें उर्दू के अंदर। उर्दू में अक्सर ये होता है कि जो पैराग्राफ गिवन होता है उसमें सेंटेंस बहुत लंबा होता है। अगर आप 2020 का भी आप पेपर उठा के देख लें, उसमें भी जो तीसरा के चौथा सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन वो लंबा और सेंटेंस को आप डिवाइड कर सकते हो। उसमें एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, उसके बाद उसके आगे ब्रेक डाउन होगा उसी जो है ना जो आइडिया डिस्कस हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज में। मसलन अगर वो किसी आ जाता है तालीम पे, अगर तालीम पे है तो तालीम किसी भी कौम की जो है ना वो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो आगे बता दें क्योंकि इससे आपके पास एक फोर्स डेवलप होती है, इससे आपके पास नेशनल जो साइकी है वो बेहतर होती है, इसके पास आप इससे नेशनल कोहेजन जो है ना वो आपकी अच्छी होती है। अब इसमें अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है या पर्पसेस ऑफ एजुकेशन है, आगे सारी उसकी डिटेल्स हैं। तो इसमें आप जब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है, जो मेन आइडिया डिस्कस हुआ है आपके पास जो एजुकेशन का है, तो वो बहुत आपके पास इजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, अगर लंबा सेंटेंस कोई है, लंबा कोई जुमला आ गया है उर्दू में, तो उसके के लिए आप सबसे पहले जो उसमें मेन आइडिया है वो डिस्कस किया है उसको आइडेंटिफाई करें तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। तो इसके बाद आपके पास पांचवी चीज़ जो मैं कहूँगा कि आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो ये है कि से आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। वोकैबलरी को अपनी को डेवलप करें। उसमें वोकैबलरी डेवलप करने में सिर्फ ये नहीं है कि आप फैंसी वर्ड्स जो है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने शुरू कर दें कि एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर रहे हैं। इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बंदे को मैं सुन रहा था, लेक्चरर थे साहब, बहुत एक्सपीरियंस थे इस कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो कह रहे थे कि नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करें, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। अब वोकैब से मैं क्या जो है ना मुराद ले रहा हूँ, इससे मतलब क्या है। वोकैब ब्रॉड होने का मतलब आर्ग्यूज़ नहीं है कि आपको मुश्किल वर्ड्स पता हों जो दूसरों को नहीं पता। इसमें ये आपके पास इडियम्स हों, आपके पास वोकैब हो कि एक सिनेरियो में आपके पास 4-5 वर्ड्स ऐसे हों जो आपको पता हो कि मैं इस जगह पे फिट कर सकता हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट को भी जस्टिफाई करेंगे, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और जो आइडिया को भी जो डिस्कस हुआ उर्दू लैंग्वेज में उसको भी डिस्टॉर्ट नहीं होने देंगे। ये मुराद है कि जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी आपको ट्रांसलेशन में उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। और सिनोनिम्स, मतलब एक वर्ड के अगर आपको 3-4 सिनोनिम्स का पता है तो उससे हेल्प भी हो जाती है, एक रिलैक्स हो जाता है आपके पास, आप कॉम्बिनेशन चॉइस कर सकते हो। कॉम्बिनेशन चॉइस से क्या मुराद है कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के एक फ़्लो होता है, एक कोहेरेंस होती है, उनको अटैच करने में फिर बहुत आसानी हो जाती है। जब वो आप अटैच कर रहे होते हैं प्रीवियस जो आपने सेंटेंस लिखा है, तो उसमें आपके पास क्या कहते हैं, एक आपके पास ओपन चॉइस होती है। आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से उसको हैं जो रिलेट कर सकते हैं। आप कंजंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी कनेक्टर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी वर्ड से ईडियम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वोकैब आपकी जितनी ब्रॉड होगी वो आपको कोहेरेंस रखने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो छठी चीज़ और द सिक्स्थ थिंग आई वुड से कि आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रांसलेशन के अंदर, वो ये है कि आप इजी जो है ना उर्दू की जो राइटिंग्स हैं उनसे स्टार्ट करें। कि कभी भी ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स नहीं उठा लें जिनको डायरेक्टली आप स्टार्ट करना शुरू कर दें। दो कि आप कर लेंगे लेकिन उसमें आपके पास एक डिस्करेजमेंट होगी, एक फील जो होगा वो डिफ़िकल्टी लेवल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा।
उसको करने के लिए ये है कि आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करें। इजी चीज़ से मुराद ये है कि सिंपल राइटिंग्स हों। उसके अलावा आप अपने पैशन से, अपने हॉबीज़ वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आप स्ट्रांगली फील करते हैं कि कोई सोशल ईवल है, कोई रिलीजियस इशू है, कोई चाइल्ड लेबर का इशू है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, कोई भी मसला ऐसा है जिस पर आप वो स्ट्रांगली उस पर लिखना शुरू करें। उस पर पहले उर्दू में लिखें, फिर उस उर्दू को आप डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इससे बहुत अच्छा आपके पास जो है ना एक मटेरियल भी होता जाएगा, आपकी डेली प्रैक्टिस भी होती जाएगी, एक जर्नल भी बनता जाएगा। और इससे आपको ये भी हेल्प होगी कि आप करंट सिनेरियो से चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना सीखेंगे। तो ना सिर्फ इससे ये कि आपकी ट्रांसलेशन बेहतर होगी, आप CSS के ऐसे या PMS के ऐसे एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि उधर आउटलाइंस बनाने के लिए, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ट्रांसलेशन की हेल्प होती है। क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट थिंकिंग पैटर्न है वो उर्दू में ही है, उर्दू से हमने इंग्लिश में जाना होता है। तो कोई भी टॉपिक अगर ऐसे में आप लिख रहे हैं तो पहले आप उसके बारे में उर्दू में सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये अगर आपका पहला प्रोसेस अच्छा होगा उर्दू से इंग्लिश में स्टार्ट करने का, तो इससे आपको ना सिर्फ इस ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में हेल्प होगी, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स जो ऐसे में लिखने में, उसमें भी आपको हेल्प हो सकती है। तो सातवीं चीज़ या सेवंथ थिंग आई वुड से कि इसमें ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो ये है कि आप एक जर्नल रखें। स्टार्ट राइटिंग ए जर्नल। जर्नल में ये होता है कि आप पर्सनल अपनी जो है ना ओपिनियंस को लिखते हैं, पर्सनल इंसाइट्स को लिखते हैं, अपने पर्सनल जो है ना पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बारे में लिख सकते हैं कि फ़लाँ मसला हुआ है तो उसका ये हल है, फ़लाना ये हल है। जैसे अभी पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा स्कफल्स और ब्राज और हर्लिंग हुई है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बारे में आप उर्दू में लिखें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस तो होगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा ये होगा कि आपका डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो है ना वो इजी हो जाएगा। आपको डिफ़ॉल्ट पैटर्न ये होगा कि आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे चीज़ों को। आप मेंटली अपने हेड में ही ये चीज़ों को है ना वो ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। उससे पेपर में आप जब बैठे होंगे तो नर्वस नहीं होंगे, या ज़्यादा क्या कहते हैं ऑकवर्डनेस फील नहीं होगी ट्रांसलेट करने के बारे में। तो इस एक ये चीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन अच्छी करने के लिए एक और चीज़, लास्ट थिंग आई वुड से, कि अपने सोशल मीडिया जो आपके पास प्रोफाइल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा वेज़ हैं अपनी बातों को जो है ना लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी सर्टन टॉपिक्स पे अपनी जो है ना जो आपकी क्या कहते हैं ओपिनियंस हैं उनको लोगों तक कन्वे करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी है, जो भी आप यूज़ करते हैं उन प्रोफाइल्स को यूज़ करें। तो बैक इन द डे जब मैं फ़ेसबुक यूज़ करता था, अब तो खैर बहुत कम कर दिया, सोशल मीडिया डिटॉक्सिंग कर दी है, तो उसमें ये करता था कि हर जो है ना इशू पे मैं अक्सर लिखा करता था, कोई ना कोई स्टेटस लिख दिया, कोई ना कोई कोटेशंस लेके उसको उसके साथ कंटेम्प्रेरी किसी भी इशू के साथ रिलेट करके उसको एक अच्छे एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिख दिया। तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल ओपिनियन होती हैं, कोई भी आपके पास डिसएग्री कर सकता है, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। आपका मकसद अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो वो जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे पास तो ये था कि मैं जब फेसबुक यूज़ करता था बहुत ज़्यादा, मैं आई वुड से एंटायरली एडिक्टेड टू फेसबुक। तो उसमें आई वुड राइट 10 to 15 स्टेटसेस अ डे, लेकिन उसमें से पब्लिक जो है ना मैं कुछ ही को करता था, क्योंकि ज़्यादातर वो मेरी पर्सनल इंसाइट्स होती थी, वो मैं अपने लिए लिखता था, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी ओपिनियंस को टेस्ट करने के लिए, अपनी जो है ना एफिलिएशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये आपके पास बहुत है। अब तो हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, तो आप इस चीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को, अपनी ट्रांसलेशन को आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, 7 के 8 टिप्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी ट्रांसलेशन बहुत बेहतर हो सकती है। तो आखिर में फिर रिपीट कर दूँ, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो ये है कि कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास मुश्किलात आ सकती हैं। I hope you learned something from, I would say, something of value from this video. And if you did, please like the video, give it a thumbs up. And if you have any suggestions, if you want me to make a video on any new topic, please comment down below and subscribe to Kafil Corner for more videos like this. So till next time, see you.